जिस किसी ने भी इस बीज को देखा उसे मरना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे सीधे निगल लिया था और 18 साल तक अपने अंदर पाला, क्योंकि मरने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जैसे ही ये बीज मेरे अंदर अंकुरित होगा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा, इस बीज की ओरा बाहर आ जाएगी, जिससे स्वर्गीय बिजली का क्रोध आकर्षित होगा और मैं बिजली गिरने से मर भी सकता हूँ। इसलिए पूरे 18 सालों तक मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और लोगों को लगा कि मैं गूंगा हूँ। कल इन 18 सालों का आखिरी दिन है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उस समय जियान लुवाई अपनी गर्दन पर बड़ा चाकू रखकर चिल्ला रही थी, मैं फैन चेन से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर किसी ने कहा, लुवाई अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगी तो लोग कहेंगे कि तुम एहसान फरामोश हो। ये सुनते ही हन लुआ गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं, मैं फैन चेन से शादी नहीं करूंगी। पिता मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। हन जयंग बहुत परेशान था और उसकी नजर अनजाने में मेरी तरफ गई, जो कोने में बैठा था। मेरी शक्ल बहुत आकर्षक थी, लंबा और संतुलित शरीर, शांत और बुद्धिमान आंखें, और मेरे अंदर एक अलग ही शांत ओरा थी। मैं दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस मैं गूंगा माना जाता था और कई बार जांच के बाद ये भी साबित हो चुका था कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक जीनियस थी, जिसके पास 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। उसे चान स्वान सेक्ट के एल्डर्स बहुत पसंद करते थे और जल्द ही उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने वाले थे। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग थे, एक आसमान में और दूसरा जमीन पर। तभी किसी ने कहा, पिता अगर और कोई रास्ता नहीं है तो लुई की जगह रुसु को शादी करने दीजिए। ये सुनते ही जियान परिवार के सभी लोग भीड़ के पीछे खड़ी जियान रुसु की तरफ देखने लगे। वो अपनी बड़ी बहन जैसी पतली और खूबसूरत लड़की थी। वो अपनी छोटी बहन जियान लुवाई से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक कॉन्कुबिन से पैदा हुई थी, इसलिए जियान परिवार में उसका दर्जा बहुत नीचे था। उसे एक गूंगे आदमी से शादी के लिए भेजना परिवार के कई लोगों को भी बुरा लग रहा था। जियान रीसू ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेबस होकर कहा, पिता मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मेरी शादी मत कराइए। लेकिन हियान जेन्यांग ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, रूसवे, हमारा जियन परिवार पिछले 100 सालों से गिरावट में है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन जैसा जीनियस पैदा हुआ है। परिवार का भविष्य उसी पर टिका है। मान लो कि तुम्हारा पिता तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बहन की जगह फैन चेन से शादी कर लो। उसे अब भी हिचकिचाते देख हन जैन्यांग ने दांत फींचे और घुटनों पर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने पिता को घुटनों पर देखकर ही मानना पड़ेगा? जियान रीसू डर गई और जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, पिता ऐसा मत कीजिए, मैं शादी कर लूंगी। ठीक है। उसकी आंखें शिकायत और दर्द से भरी हुई थी। ये सुनकर हियन जेनियांग खड़ा हो गया और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने राहत की सांस ली और मेरी तरफ देखकर पूछा, लिटिल चिन, तुम्हारा क्या विचार है? मैं कोने में शांत से बैठा चाय पी रहा था। ये सुनकर मैंने सिर उठाया और नीचे सिर झुकाए खड़ी जियान रीसू को देखा। फिर मन ही मन आ भरी, कितनी बेचारी है, अपने ही परिवार के हाथों धोखा खा रही है। जियान परिवार की कभी भी अपनी प्रतिभाशाली बेटी जियान लुआई को मुझसे शादी कराने की मंशा नहीं थी। उन्होंने शुरू से ही जियान रसुए को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया था। जियान लुआई का आत्महत्या की धमकी देना, चैन फन का सब्स्टिट्यूट मैरिज का सुझाव देना और फिर जियान जेनियांग का फैमिली इमोशंस वाला खेल खेलना, ये सब पहले से तय था। जियान रीसू बहुत मासूम और दयालु थी, इसलिए आसानी से इस जाल में फंस गई। मैं ऐसी बेचारी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था? मैंने अपने साथ रखा कागज और कलम निकाला और एक नोट लिखा, अंकल रुसू को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जियान परिवार ने पिछले 12:04 और 26 सेकंड सालों में मेरी देखभाल की है। इससे मेरे पिता का एहसान चुका दिया गया है। आज से ये शादी खत्म मानी जाए। सच कहूँ तो जियान रीसू की वजह से नहीं, मैं पहले ही ये रिश्ता खत्म करने का सोच चुका था। 10 साल पहले मेरे पिता ने एल्डर जैन की जान बचाई थी, तभी से मैं जैन परिवार में रह रहा था। लेकिन 3 साल पहले मेरे पिता की मौत के बाद सब बदल गया। लोग मुझसे दूर होने लगे और जियान परिवार ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। मैं समझता था कि उनकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी।
अगर उन्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता ना होती तो वे मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल चुके होते। अब मेरे जाने का समय आ गया था। मेरा लिखा नोट पढ़ने के बाद हन्यन अंदर बहुत खुश हुआ। वो काफी समय से मुझे निकालना चाहता था, लेकिन मेरे पिता के एहसान की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अब जब मैंने खुद जाने की बात कही तो उसके लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन अचानक चेन यन फन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लिटिल चेन, ऐसा नहीं हो सकता। ये शादी का वादा एल्डर ने तय किया था, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? अगर वो विजय होकर वापस आए और पता चला कि हमने वादा नहीं निभाया तो तुम्हारे अंकल और मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम सच में हायन परिवार के एहसान मानते हो तो इन 10 सालों की देखभाल का बदला चुकाने के लिए रूसियों से शादी कर लो, ताकि हम सब एक परिवार बन जाएं। जियान परिवार के कुछ चालाक लोग तुरंत उसकी असली मंशा समझ गए। वो जियान रीसू की पूरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी बेटी जियान लुवाई के लिए खतरा खत्म करना चाहती थी। जियान रीसू की ऑनरा बहुत खास थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती हर जगह मशहूर थी। कई बड़े परिवारों के युवा उससे शादी करना चाहते थे। अगर वो किसी अमीर परिवार में शादी कर लेती या किसी शक्तिशाली आदमी की कॉन्क्यूबाइन बन जाती तो वो जैन लोई के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। लेकिन अगर उसकी शादी मुझ जैसे बेकार इंसान से कर दी जाए जिसकी कोई कीमत नहीं, तो वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितनी जहरीली सोच है। मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा था। जियान रीसू चुपचाप रोना चाहती थी, लेकिन बेबस होकर मन ही मन आ भर रही थी। मैंने सोचा, अगर आज मैं उसकी मदद भी कर दूं, तो मेरे जाने के बाद भी वो चेनियन फन के जहरीले हाथों से नहीं बच पाएगी। तब उसका भविष्य शायद एक गूंगे आदमी से शादी करने से भी बदतर होगा। इन सालों में जियान रीसू ही अकेली थी जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। जिस साल मेरे पिता की मौत हुई थी, मैं दुख में इतना टूट गया था कि बुरी तरह बीमार पड़ गया। मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा रहा और जियान परिवार के बाकी लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा था, तब सिर्फ जियान रीसू ही थी जिसने बिना सोए मेरी देखभाल की, और उसी की वजह से मैं उस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाया। सच कहूँ तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी अच्छी, मासूम और दयालु लड़की को जियान परिवार की इस आग जैसी जगह में अकेला छोड़ दूं। चेनियन फन के बार बार दबाव डालने पर मैंने बेबसी में कलम उठाई और उसके लिए सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। चेनियन फन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने उत्साह से कहा, रुसु फैन चैन को लेकर जाओ और उसके कपड़ों का नाप दिलवा दो। 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। वो चाहती थी कि हमारी शादी जल्दी हो जाए ताकि कोई परेशानी ना आए। जियान रिस्यू ने अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों के साथ मेरे सामने आकर बोली, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसके पीछे उसके कमरे में गया। कमरे को ड्रेसिंग रूम कहना भी ज्यादा होगा। वो बस मुर्गी खाने से थोड़ा बेहतर था, बहुत साधारण और छोटा। रियान रीसू ने दराज खोली और कोने में छुपा हुआ एक छोटा सा पाउच निकाला जो अलग अलग आकार के टूटे हुए चांदी के सिक्कों से भरा था। उसने धीरे से कहा, छोटे गूंगे, तुम्हें ये रिश्ता नहीं मानना चाहिए था। वो लोग सच में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो। वो बस नहीं चाहते कि लोग उन्हें एहसान फरामोश कहें। जब मेरी बहन सेक्ट में शामिल हो जाएगी, तब वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे और फिर तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वो बेवकूफ नहीं थी। फिर उसने वो पैसों की थैली मेरी हथेली पर रखी और धीमी आवाज में बोली, ये पैसे लेकर जान परिवार छोड़ दो, लग्जन शहर भी छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो जाए। मैंने एक नोट लिखा और तुम उसके होठों पर कड़वी मुस्कान आई। उसने कहा, यही मेरा घर है, चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, मैं जा नहीं सकती। तभी बाहर नौकरानियों की हंसी और बातें सुनाई दी। वे शादी का सामान लेने गोदाम जा रही थी। वो घबरा कर बोली, जल्दी जाओ, उदास मत रहो, बाहर जाकर अजनबियों पर भरोसा मत करना, उनका खाना मत खाना, उनका पानी मत पीना और बेवजह चिल्लाना मत। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम गूंगे हो तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे, समझे छोटे गूंगे। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। जब रीसू ने अचानक सिर उठाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गई। तुमने बात की, तुम गूंगे नहीं हो। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूँ?
उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया। तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे, क्यों? मैंने हाथ पीछे बांधे और खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखा। उसी समय साफ आसमान में अचानक दो जोरदार गरज सुनाई दी। जियान परिवार के लोग डर कर बाहर भागे। जियान रीसू भी उस अचानक गड़गड़ाहट से चौंक गई और बोली, ये अचानक बिजली कैसे गरज सकती है? मेरी एक्सप्रेशन गंभीर थी, लेकिन मैं चुप रहा। उसे नहीं पता था कि अभी जब मैंने बात की थी तब बीच की ओरा बाहर निकली थी और उसी ने स्वर्गीय बिजली का क्रोध बुलाया था। उसने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। जल्दी सामान बांधो और चले जाओ। अगर चैन यनफन को पता चल गया कि तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे। उसने अपनी पुरानी फटी हुई ड्रेस की तरफ देखा और बड़बड़ाई, मैं फिर से भूत जैसी लग रही हूँ। मैं मुड़ा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जा रहा, मैं यही रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियान रीसू का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बेवकूफी मत करो, तुम्हारा टैलेंट तो मुझसे भी कम है। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज पूरे 18 सालों का आखिरी दिन था। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए भरोसे से कहा, मुझ पर विश्वास करो। मेरी शांत और दृढ़ नजर देखकर उसके दिल में गर्माहट भर गई। अपनी माँ की मौत के बाद पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फिर से पैसों की थैली मेरी हथेली में रख दी। कालों पर हल्की लाली के साथ उसने कहा, इसे रख लो, इसे मुझसे शादी करने की कीमत समझ लो। फैंचे, मेरे दिल में एक अजीब भावना उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दहेज की तरह देकर मुझसे शादी करना चाहेगी। वो अपनी छोटी सी हथेली से मेरे कपड़े ठीक करते हुए धीरे से बोली, अंकल फैन ने गरीबी में पूरी जिंदगी बिताई और तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं पाए। उम्मीद है ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। फैन चेन, अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जियान रीसू शर्म से लाल हो गई, जैसे पतझड़ का पका हुआ फल। उसका दिमाग खाली हो गया और उसका शरीर पूरी तरह सख्त हो गया। वो बस मुझे उसे गले लगाने देती रही। काफी देर बाद उसे होश आया और वो घबराकर खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं कपड़ों का नाप दिलाने जा रही हूँ। उसे भागते हुए देखकर मैंने पैसों की थैली मेज पर रखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैन रोसू, मैं तुमसे पूरे सम्मान और धूमधाम से शादी करूंगा। उसी समय चेन इन फन के कमरे में लुसेन घुटनों के बल बैठा हुआ था और बेचैनी से बोला, आंटी, आप कजन रूसवे की शादी उस बेकार फैन चैन से कैसे कर सकती है? मैं भी 10 साल से जियान परिवार में रह रहा हूँ। कृपया अपना फैसला वापस लीजिए और उसकी शादी मुझसे कराइए। लुसेन चेन यन फन का भांजा था। वो बहुत होशियार था और उसके पास 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। इसी वजह से चैन फन उसे बचपन से जियान परिवार में लाई थी और उसे तैयार किया था। वो काफी टैलेंटेड निकला और सिर्फ 20 साल की उम्र में 5th ग्रेड कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था, जिससे चैन इनफेन के परिवार में काफी इज्जत बढ़ी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लुसन हमेशा चेन रूसू को अपनी पत्नी मानता था। चेन इनफेन ने ठंडे स्वर में कहा, बाकी हर बात में मैं तुम्हें मान सकती हूँ, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हें बेवकूफी नहीं करने दूंगी। लेकिन लुसेन के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने गहरे मतलब के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें उनकी शादी रोकने से मना कर रही हूँ। शादी के बाद क्या होगा ये मैंने नहीं कहा। अगर फैन चेन अचानक मर जाए तो फिर तुम जियान रीसू से शादी कर सकते हो। लुसेन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। मैं समझ गया, धन्यवाद आंटी। मैं अभी जाकर फैन चेन की शादी की तैयारी में मदद करता हूँ ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए। चेन इनफन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी उठना मत भूलना। मैं तुम्हें डिटेक्शन टावर लेकर जाऊंगी ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट दोबारा जांची जा सके। लुसीन ने सम्मान से हाथ जोड़कर हामी भरी और चेहरे पर मुस्कान ली बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही लुसेन चैन फन के कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इस बूढ़ी औरत के दिमाग में सच में अच्छे प्लान आते हैं। अगर कल दोबारा टेस्ट में मेरी स्पिरिचुअल रूट पहले से ऊंची निकली तो मैं पूरे जियान परिवार के सामने जियान रुजू को छीन लूंगा। अगली सुबह बहुत जल्दी चियान परिवार के पश्चिमी आंगन के एक साधारण कमरे में मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था
और बीच बीच में खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से लाल हो चुकी थी। मैं बेहद बेचैन था। मैं इस दिन का 18 सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मैं इस पल का शांत मन से स्वागत करूंगा। लेकिन जब ये दिन सच में आया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया और दिल में अजीब बेचैनी थी। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी बादलों को चीरते हुए कमरे में आ गिरी। लगभग उसी समय मेरे दिमाग में क्रैक होने जैसी आवाज आई, जैसे कोई सख्त खोल टूट रहा हो। बीज आखिर अंकुरित हो गया। मैं तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांस रोक ली। अंधेरे में मैंने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही ऐसा लगा जैसे किसी सर्वोच्च अस्तित्व को गुस्सा आ गया हो। एक के बाद एक भयानक बिजली उस पर गिरने लगी और उसे फिर से मिट्टी में दबाने लगी। लेकिन वो छोटा अंकुर धीरे धीरे खुलता गया। हरा अंकुर उन सारी बिजलियों को ऐसे निगल रहा था जैसे वे उसके लिए पोषण हो, और मेरी आंखों के सामने वो पढ़ते पढ़ते एक अंतहीन विशाल पेड़ बन गया। जब बिजली को समझ आ गया कि वो उसकी वृद्धि रोक नहीं सकती, तो वो धीरे धीरे शांत हो गई। उस प्राचीन तैसो डिवाइन ट्री से हरी रोशनी की किरणें निकली और मेरे शरीर में समाने लगी। फिर मेरे डेंटिन में एक स्पिरिचुअल रूट बनने लगी। स्पिरिचुअल रूट मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है। मैंने 18 साल इस बदलाव का इंतजार किया था और आखिर वो दिन आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को शांत किया और अपनी स्पिरिचुअल रूट को ध्यान से देखा, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी। मेरी स्पिरिचुअल रूट का कोई रंग ही नहीं था। चियान लुवाई की स्पिरिचुअल रूट आसमानी नीले रंग की थी, जो 6th ग्रेड रूट को दर्शाती थी। सुना था कि सबसे ऊंची फाइट स्पिरिचुअल रूट होती है जो 9 ग्रेड होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। लगता है मुझे इवैल्यूएशन टावर जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। मैंने अपना सिर छुआ और सोचा कि आखिर ये किस लेवल की रूट है। तभी मैंने देखा कि विशाल तैसो डिवाइन ट्री पर बहुत सारे बड़े ट्रांसपेरेंट फल लगे हुए थे। सबसे नीचे लटक रहे फल के अंदर एक कल्टीवेशन टेक्निक सील थी। जब मैंने उस पर लिखे शब्द साफ देखे तो मैं दंग रह गया। हाई लेवल मिस्टीरियस टेक्निक असेंडिंग ड्रैगन सूत्रा। मैं पूरी तरह हिल गया। जियान परिवार जैसी पुरानी ताकत के पास सिर्फ मिड लेवल रॉयल स्वॉर्ड टेक्निक थी, लेकिन ये मिस्टीरियस हाई लेवल टेक्निक तो पूरी दुनिया में खून खराबा करवा सकती थी। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने उस फल को लेने के लिए छलांग लगाई, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन पर दबा दिया। तभी मेरे दिमाग में जानकारी आई, सबसे निचली परत के फल को सिर्फ वही ले सकता है जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिल्म तक पहुंच चुका हो। उसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने का अंधेरा गायब हो गया और मैं वापस अपने साधारण कमरे में लौट आया। मैंने बिना समय बर्बाद किए जियान मंजियन छोड़ा और इवैल्यूएशन टावर की तरफ निकल गया। सुबह बहुत जल्दी थी और वहां इवैल्यूएशन के लिए कई लड़के लड़कियां पहले से मौजूद थे। उस समय चैनियन फन लुसेन के साथ टावर के बाहर खड़ी थी और बोली, आज नर्वस मत होना। पिछली बार तुम घबरा गए थे, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नॉर्मल लेवल से नीचे आया था। तुम्हारे पास कम से कम हाई 3rd ग्रेड रूट होनी चाहिए थी, लेकिन नर्वस होने की वजह से सिर्फ मिड 3rd ग्रेड मिली। इसी एक लेवल की कमी की वजह से मैं तुम्हारे लिए जियान परिवार से ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ले पाई। लुसेन ने गहरी सांस ली। जियान परिवार के रिसोर्सेज सीमित थे, ज्यादातर जियान लुवाई को दिए जाते थे और बाकी टैलेंट के हिसाब से बांटे जाते थे। परिवार में कई लोगों के पास 3rd ग्रेड रूट्स थी, इसलिए अगर उसका लेवल दूसरों से कम रहा तो उसे बहुत कम रिसोर्सेज मिलते। चेन फन ने गंभीरता से कहा, इस बार तुम्हें अपना असली लेवल दिखाना होगा। अगर तुम्हें हाई 3rd ग्रेड मिल गई तो मैं जेन परिवार को मनाकर तुम्हें उनके 100 टेक्निक सीखने का मौका दिला दूंगी। ये सुनकर लुसन बेहद उत्साहित हो गया। जियान परिवार की स्वर्ड टेक्निक एक मिड येलो रैंक टेक्निक थी और लन सिटी में काफी ताकतवर मानी जाती थी। सिर्फ जियान परिवार के कोर मेंबर्स ही इसे सीख सकते थे। 10 साल तक सबको खुश करने के बाद आखिर अब उसे जियान परिवार की सबसे कीमती चीज छूने का मौका मिल रहा था। अपनी खुशी में उसने अचानक मुझे देखा और चौंक गया। वो जानता था कि मैं भी उसकी तरह अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन मैं अभी भी गूंगे होने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। उसने तिरस्कार भरी नजरों से सिर हिलाया और बोला, तुम पहले भी कई बार इवैल्यूएशन करवा चुके हो, लेकिन हर बार रिजल्ट यही आया कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है।
उसने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, स्पिरिचुअल रूट जैसी चीजें जन्म से होती है, या तो होती है या नहीं होती। पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर जीने में क्या बुराई है? ऐसी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती? तभी टावर का दरवाजा खुला। अंदर का टावर मास्टर एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, पुराने नियम वही है, जिसकी इवैल्यूएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी उसे टेक्निक रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन किसी ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई दशकों में सिर्फ जेन लोए ही ऐसी थी जिसे रिवॉर्ड मिला था। लुसन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद मेरे असली स्पिरिचुअल रूट लेवल को देखकर कहीं डर मत जाना। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी हाई थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट निकलेगी और उसके बाद जियान परिवार में उसकी पोजीशन और भी ऊंची हो जाएगी। उस वक्त जियान रीसू को मुझसे छीनना और भी आसान हो जाता। मैंने बस सिर हिलाया और एक नोट लिख दिया। तभी टावर मास्टर के आदेश के साथ सभी लोग एक साथ टावर के अंदर टेस्टिंग रूम में दाखिल हुए। ये चौथी बार थी जब मैं यहाँ आया था। पत्थर का दरवाजा बंद होने के बाद मैं घबराहट में सीक्रेट रूम के बीचों बीच रखी चीज को देखने लगा। वहाँ हवा में एक क्रिस्टल रूलर तैर रही थी, जिस पर 9 अलग अलग रंगों के निशान बने थे, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक को दर्शाते थे। जब कोई अपनी हथेली उस पर रखता तो स्पिरिचुअल रूट की क्षमता के हिसाब से रूलर एक्टिवेट होती और संबंधित रंग दिखाकर रूट का लेवल बताती। इसकी टेस्टिंग बेहद एक्यूरेट थी, इसमें कभी गलती नहीं होती थी। मैंने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और अपनी हथेली क्रिस्टल रूलर पर रख दी। अगले ही पल रूलर तेज रोशनी से चमक उठी। नीचे से एक एनर्जी वेव उठी और धीरे धीरे लाल निशान तक पहुंची, फिर बिना रुके नारंगी निशान पार कर गई। मेरा रुका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। फिर वेव पीले निशान तक पहुंची और हैरान कर देने वाली स्पीड से हरे निशान से टकराई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हरा रंग 4th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को दर्शाता था, जो पहले ही लुसेंट से बेहतर था। लुक्सेंट सिटी में भी इसे काफी रेयर और अच्छा टैलेंट माना जाता था, लेकिन वेव के रुकने का कोई इरादा नहीं था। सियान और फिर ब्लू, मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट, मैं जेनोय के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन वेव फिर भी नहीं रुकी। पर्पल 7th ग्रेड ब्लैक 8th ग्रेड, मेरा दिल गले तक आ गया और मेरा मुंह सूख गया। मैं लक्ष्य सिटी का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका था, लेकिन टेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वेव एक झटके में सबसे ऊंचे व्हाइट मार्क तक पहुंच गई। मेरी पुतलियां सिकुड़ गई और आंखों में बेकाबू खुशी भर गई। मेरे पास लेजेंडरी 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी, एक ऐसी लेवल जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन शौक यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो वेव फिर भी नहीं रुकी और ऊपर बढ़ती रही। क्रिस्टल रूलर के ऊपर सिर्फ खाली जगह थी, वहाँ कोई निशान नहीं था, लेकिन वेव लगातार ऊपर चढ़ती रही और आखिर एक जोरदार धमाके के साथ रूलर से बाहर निकल गई और सीक्रेट रूम से बाहर उड़ गई। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये आखिर किस तरह की स्पिरिचुअल रूट है? लगभग उसी समय बगल वाले रूम में लुसन अपनी क्रिस्टल रूलर को देख रहा था। उसकी वेव बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जैसे दीवार पर रेंगता हुआ घोंगा। बड़ी मुश्किल से वो मिडिल 3rd ग्रेड और हाई 3rd ग्रेड के बीच आकर रुक गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वो गुस्से से चिल्लाया, ऊपर जा, जल्दी ऊपर जा। कमीनी चीज, उसने क्रिस्टल रूलर को फूंक मारते हुए गालियां दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार हाई 3rd ग्रेड मिल जाएगी, लेकिन वो बस पाल बराबर अंतर से चूक गया। इसी छोटी सी कमी की वजह से वो जियान परिवार के रिसोर्सेज और चेन यन फन द्वारा वादा की गई स्वॉर्ड टेक्निक दोनों खोने वाला था। तभी मेरी क्रिस्टल रूलर से निकली वेव उसके सीक्रेट रूम के पास से गुजरी। उसकी जबरदस्त इम्पैक्ट फोर्स ने ल्यूसन की वेव को फिर से एक्टिवेट कर दिया। जो वेव पहले रुक चुकी थी, वो अचानक फिर ऊपर बढ़ने लगी और हरे सायन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक मार्क्स पार कर गई। आखिर वो धीरे धीरे व्हाइट मार्क तक पहुंची और वहां रुककर तेज चमकने लगी। बाहर टावर मास्टर आराम से रैटन चेयर पर बैठा था, एक हाथ में कलम और दूसरे में रिकॉर्ड बुक लिए हुए। तभी सीक्रेट रूम नंबर 3 की स्टोन डोर पहले चमकी और हल्की लाल रोशनी निकली। उसने आलस से रिकॉर्ड देखा
और बुदबुदाया सीक्रेट रूम नंबर 3 जुटेंटन जो फैमिली की बेटी लो फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। उसके बाद बाकी रूम्स भी एक एक करके चमकने लगे। सीक्रेट रूम नंबर 7 यूगोन चैन फैमिली चैम्बर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर हाई फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। सीक्रेट रूम नंबर 1 ससन यू चक ग्लैंड का यंग मास्टर लो फर्स्ट ग्रेड। कई रिजल्ट्स दर्ज करने के बाद टावर मास्टर ने सिर हिलाया और आह भरी। लक्षण सिटी हर साल और कमजोर होती जा रही है। अगर कुछ समय पहले जियान लुआई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली प्रतिभा पैदा न हुई होती तो ल्यूसियान सिटी की टेस्टिंग टावर बंद होने वाली थी। तभी अचानक लसन के सीक्रेट रूम से सफेद रोशनी फूट पड़ी। टावर मास्टर ने अपनी आंखें रगड़ी और कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ देखा। व्हाइट क्रिस्टल रूलर पर व्हाइट मार्क अगले ही पल उसके चेहरे का रंग ओढ़ गया। वो जोर से खड़ा हुआ और उसकी ओरा इतनी तेज थी कि उसकी रटन चेयर कई मीटर दूर उड़ गई। उसके बूढ़े चेहरे पर अविश्वसनीय शौक था। 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सफेद रोशनी अचानक सूरज की तरह तेज हो गई और पूरी टेस्टिंग टावर कुछ चमकदार सफेद रोशनी से भर दिया। टावर भी उस रोशनी को रोक नहीं पाई और वो एक विशाल सफेद बीम बनकर आसमान चीरते हुए बादलों के पार निकल गई। उसी समय जब परिवार में जैन लॉय अपनी मेडिटेशन खत्म कर रही थी, स्पिरिचुअल ओरा उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसकी आंखें चमक रही थी। पास में जियान जेन्यांकर गर्व से भरा खड़ा था। लुए, इतनी कम उम्र में तुमने बॉडी रिफाइनमेंट का 9 लेवल पार कर लिया। हमारी लग्जन सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जियान लुआओ ने घमंड से कहा, आखिर मैं 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हूँ। इतनी तेज कल्चरेशन होना कोई हैरानी की बात नहीं। जब मैं चानुवान सेक्ट जाऊंगी और मुझे मिड येलो ग्रेड या हाई येलो ग्रेड स्पिरिट स्टोर्स मिलेंगी, तब मेरी कल्टीवेशन और भी तेज हो जाएगी। तभी उसकी नजर अचानक आसमान में उठती सफेद रोशनी पर पड़ी और वो चौंक गई। पिता, ये क्या है? जियान जयांग ने ऊपर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या दुनिया में 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट प्रकट हुई है? सियान लुओ या विश्वास में उस रोशनी को देखती रही और अनजाने में अपने लाल होंठ काटने लगी। वो इतनी घमंडी थी कि ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि लुक्सियन सिटी में कोई उससे भी बेहतर टैलेंट वाला हो सकता है। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी, उसने अपने दांत भी हाथ में पकड़ा, एक्सेसरी फेंका और डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़ी। मैं जाकर देखूंगी कि वो कौन है। उसी समय अनगिनत योद्धा पागलों की तरह डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि वे उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जो सैकड़ों साल में सिर्फ एक बार होता है। दूसरी तरफ डिटेक्शन टावर के अंदर पूरी तरह अफरातफरी मच चुकी थी। जिन वॉरियर्स का टेस्ट चल रहा था, वे सब अपने अपने कमरों से भागकर बाहर आ गए और लुसेन के स्टोन रूम के सामने खड़े होकर हैरानी में जड़ हो गए। टावर मास्टर तो लगभग पागल ही हो गया था। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, मिथक, मैंने अपनी जिंदगी में एक मिथक देख लिया। मैंने सच में लेजेंडरी 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट देख ली। उसने कांपती आवाज में कहा, ये बिल्कुल हमारे त्यान जांगी पवेलियन के मास्टर जैसी स्पिरिचुअल रूट है। तभी एक युवा ने ईर्ष्या से मुट्ठियां भीते हुए पूछा, टावर मास्टर, क्या 9th ग्रेड सबसे ताकतवर होती है? टावर मास्टर ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास, बिल्कुल 9 ग्रेड सबसे ताकतवर होती है। लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वो थोड़ा झिंझका और बोला, हालांकि इस दुनिया में एक ऐसी स्पिरिचुअल रूट की कहानी भी है जो 9th ग्रेड से भी ऊपर होती है। उसे बोगी स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। कहा जाता है कि वो इनविजिबल और इंटेंजिबल होती है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। वो रूट 9th ग्रेड से 10 गुना 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन वो सिर्फ कहानियों में है, असलियत में नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो, इतनी आसानी से कोई बग्गी स्पिरिचुअल रूट पा सकता है? ये सुनकर पास खड़ा एक कमजोर दिखने वाला युवक कड़वी हंसी हंस पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा थी। सिर्फ एक टैलेंट टेस्ट ने उसकी पूरी फ्यूचर स्टेटस तय कर दी थी। एक आसमान में उड़ता असली ड्रैगन था और दूसरा जमीन पर रेंगती छींटी। ये तुलना इतनी क्रूर थी कि इंसान टूट जाए। बगल वाले सीक्रेट रूम में मैं भी ये सब सुन रहा था। मैं भी चौंक गया। क्या लुसेन के पास 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरी क्रिस्टल रूलर फिर से रिएक्ट करने लगी। उसमें से रोशनी का एक गुच्छा निकला और मेरे सामने गिरा। जब रोशनी खत्म हुई तो मैं हैरान रह गया। वो 2 कल्टीवेशन टेक्निक्स थी। ये मेरी रिवॉर्ड टेक्निक्स है? मैं तुरंत खुश हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा।
पहली टेक्निक का नाम था स्प्रिंग ब्रीच ट्रू सूत्रा, जो एक हाई येलो ग्रेड मेंटल टेक्निक थी। दूसरी थी 7 स्टार स्वर्ड फार्मूला, जो एक हाई येलो ग्रेड स्वॉर्ड टेक्निक थी। मैं हैरान रह गया, मेरा लेवल आखिर है क्या? मुझे इतनी हाई रिवॉर्ड कैसे मिल सकती है? जियान लुई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली लड़की को सिर्फ लो येलो ग्रेड टेक्निक मिली थी, लेकिन मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक्स मिली थी। वजह चाहे जो भी हो, इस ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट और इन 2 टेक्निक्स के साथ मैं बहुत तेजी से मजबूत बन सकता था। मैंने दोनों टेक्निक से संभाल कर रख ली और स्टोन डोर खोल दिया। दरवाजा खुलने की तेज आवाज ने बाहर मौजूद सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। किसी ने कहा, ओ ये तो फैन चेन है, तुमने तो डरा ही दिया था, हमने सोचा लुसेन बाहर आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है फैन चेन इस बार भी बिना स्पिरिचुअल रूट के ही निकला है। कोई और व्यंग से बोला, एक आसमान का चोजन सन है जिसके पास 9 ग्रेड रूट है, और दूसरा ऐसा इंसान जिसके पास रूट ही नहीं। फर्क देखो। मैंने भी सिकोड़ ली। मैं उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा क्यों, चुपचाप अपनी 2 हाई येलो ग्रेड टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करना और अपनी ताकत बढ़ाना ही सही रास्ता था। अभी मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अगर लोगों को मेरी असली ताकत पता चल गई तो सिर्फ मुसीबतें आएंगी। तभी जियान लुआओ और जियान जिनियांग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे देखा। जियान जिनियांग ने पूछा, फैन चेन तुम भी यहाँ हो, अंदर क्या हुआ? जियान लुओ ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेचैनी से पूछा। मैंने एक कागज पर लिखा, लुसन ने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट डिटेक्ट की है। ये पढ़ते ही जेनलॉय का चेहरा सफेद पड़ गया और वो कई कदम पीछे हट गई। नहीं, ये नामुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में 9 ग्रेड टैलेंट पैदा हो गया, और वो भी लुसेन जैसा इंसान जो उनके ही घर में पला था। तभी टावर मास्टर ने जियान जिनियांग को देखा और उसके चेहरे पर बेहद विनम्र मुस्कान आ गई। ब्रदर जान, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। जान जिनियांग तो हैरान रह गया। टावर मास्टर आमतौर पर किसी को भाव नहीं देता था, सिर्फ सिटी लॉर्ड को देखकर हल्की मुस्कान देता था, लेकिन आज वो उसे ब्रदर जिन कह रहा था। जनियांग को लगा जैसे वो बादलों पर चल रहा हो। तभी लसियन सिटी का सबसे ताकतवर वॉरियर और सिटी लॉर्ड हिफेन भी तेजी से पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पेट्रियक जैन, बधाई हो। आपकी फैमिली ने एक असली ड्रैगन पैदा किया है। जियान जेनियंग को तो लगने लगा कि वो सपना देख रहा है। पिछली बार जब वो महंगे गिफ्ट्स लेकर हीफेन से मिलने गया था तो उसे दरवाजे से ही भगा दिया गया था, लेकिन आज वही लोग खुद उससे दोस्ती करने आ रहे थे। एक ही रात में गिरती हुई जियान फैमिली अचानक लुसियन सिटी की सबसे चाही जाने वाली फैमिली बन गई थी। जियान जेनियांग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर उसे समझ आया कि ये सब लुसियन की वजह से हुआ है। तभी चैन इनफेन गर्व से भरे चेहरे के साथ आई और बोली, पति याद है जब मैंने सबके विरोध के बावजूद लुसेन को जियन फैमिली में लाकर उसे ट्रेन करने की बात की थी। जियान जिनियांग शर्मिंदा हो गया। उसने शुरुआत में इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि फैमिली रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन चेन इनफेन के दबाव में मान गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लुसेन इतना बड़ा टैलेंट निकलेगा। उसने भावुक होकर कहा, मैं अंधा था। मेरी पत्नी, तुम हमारी जियान फैमिली की लकी स्टार हो। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली फ्यूचर सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ गई। उसने चेनियन फन को गले लगा लिया। चेनियन फन खुशी से चमक रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है किसान सिटी का वो 8 ग्रेड जीनियस? उसे सीधे टियांगी पवेलियन में लिया गया था और बाद में वो वहाँ का वाइस पवेलियन मास्टर बना। हमारा लुसन तो 9th ग्रेड जीनियस है। टियांगी पवेलियन खुद उसे लेने आएगा। अब जैन फैमिली उसके साथ आसमान छुएगी। थोड़ी देर बाद आखिर लुसेन ने स्टोन डोर खोला और घमंड भरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आया। वो जियान जिन्यांग के सामने पहुंचा, एक घुटने पर बैठ गया और बोला, अंकल, इतने सालों तक मुझे पालने और ट्रेन करने के लिए धन्यवाद। लुसेन ने आपकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। मैंने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हासिल की है। ये सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान जियान जेनियांग को जलन और ईर्ष्या से देखने लगा। इतनी किस्मत आखिर किसे मिलती है कि उसके घर में ऐसा मॉन्स्टर्स टैलेंट पैदा हो जाए। जियान जेयांग इतनी बड़ी खुशी के बाद जरा भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जल्दी से लुसेन को उठाया और कहा, ऐसा मत करो लुसेन, तुम 9th रैंक जीनियस हो। तुम्हारा अंकल कैसे सह सकता है कि तुम उसके सामने घुटनों पर बैठो। जल्दी उठो,
लुसेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना पावरफुल महसूस किया। पहले वो हमेशा जेम्स एंड यंग के सामने सावधान रहता था, छोटी सी गलती पर भी डांट पड़ती थी, लेकिन अब वही इंसान उसे भगवान जैसा सम्मान दे रहा था। इस एहसास ने उसके अंदर ऐसा घमंड भर दिया जैसे वो नौ आसमानों के ऊपर खड़ा होकर पूरी दुनिया को देख रहा हो। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं चुपचाप हाथ आस्तीन में डाले खड़ा था और मेरे चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। उसे समझ नहीं आया कि एक गूंगा बेकार इंसान उसके सामने झुक क्यों नहीं रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, फैन चैन, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले एक कागज पर लिखा, तुम इसके लायक नहीं हो। ये देखकर लुसेन के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने जियान जेन्यायांग की तरफ मुड़कर कहा, अंकल जियान, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जियान जेन्यायांग तुरंत बोला, कहो, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। लुसेन ने मुझे तिरछी नजर से देखा और होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं और जियान रीसू बचपन के दोस्त हैं। मैं उसे किसी बेकार इंसान से शादी करते नहीं देख सकता। अंकल जीन, कृपया उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। सिर्फ मैं ही उसे खुशी और अच्छा भविष्य दे सकता हूँ। जियान जिन्यांग तुरंत असहज हो गया। वो पहले ही सबके सामने जियान रीसू की शादी मुझसे तय कर चुका था। अगर अब वो अपना वादा तोड़ता तो उसकी रेपुटेशन खराब होती। लेकिन दूसरी तरफ लुसीन अब जियान परिवार का भविष्य था। अगर उसे नाराज कर दिया तो वो परिवार का सबसे बड़ा पापी कहलाता। वो दुविधा में था कि तभी मैंने कलम उठाई और लिखा, अंकल जियान, जियान रीसू को खुशी कौन दे सकता है? ये बातों से नहीं, ताकत से तय होगी। मैं लुसेन से मुकाबला करने को तैयार हूँ। ये पढ़कर जानियांग ने राहत की सांस ली। अगर मैं हार जाता तो मैं खुद हट जाता और उसे वादा तोड़ने की बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। वही लुसेन भी जान रूसू से शादी कर सकता था। दोनों तरफ फायदा। लुसेन जोर जोर से हंस पड़ा। हाँ, एक ऐसा बेकार इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, वो मेरी 9th रैंक स्पिरिचुअल रूट को चैलेंज कर रहा है। कितना मजा किया है। फिर उसने घमंड से कहा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों जेन मैंशन में बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। जजेन्यांग ने कहा, मैं तुम दोनों को 3 दिन देता हूँ। जो एक लेवल ब्रेक थ्रू करेगा वही जेन रूसियो से शादी करने का हकदार होगा। मैं जियान फैमिली हेड होने के नाते यही फैसला देता हूँ। मैंने सिर हिलाया। लुसेन आत्मविश्वास से हंसते हुए बोला, सिर्फ एक लेवल अंकल, आप मेरी 9 रैंक स्पिरिचुअल रूट को कम आंक रहे हैं। 3 दिन बाद देखना क्या होता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शानदार कपड़े पहने बूढ़ा आदमी आगे आया और सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, यंग मास्टर लू, मैं इंचैन हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। इंचैन इमोर्टल ल्यू सिटी की सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली का हेड था। उसकी फैमिली की एंसेस्ट्रल रिफाइनमेंट पिल रेसिपी ने आसपास के सभी शहरों की रिफाइनिंग पिल्स मार्केट पर मोनोपोली कर रखी थी। रिफाइनमेंट पिल्स कल्चरेशन बढ़ाने का सबसे बड़ा सहारा थी, इसलिए उसके आते ही सभी का ध्यान उसी पर गया। लुसेन ने उसे पहचान कर पूछा, पैट्रियाकिन, क्या बात है? इंचैन हंसते हुए एक ब्रोकेड बॉक्स खोला। अंदर 10 छोटी जेड बॉटल्स रखी थी जिनसे स्पिरिचुअल ओरा निकल रही थी। वे बेहद कीमती रिफाइनमेंट पिल्स थी। उसने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर लू को 9 रैंक स्पिरिचुअल रूट मिलने की बधाई। मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं, इसलिए ये न्यूली रिफाइंड हाई ग्रेड रिफाइनमेंट पिल्स आपको गिफ्ट करता हूँ। उम्मीद है कि आप 3 दिन में ब्यूटी भी जीतेंगे। भीड़ की आंखें लालच से चमक उठी। उन बॉटल्स में से हर एक की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने अपनी आंखें हल्की से कोथ ली। साफ था कि इन फैमिली खुलकर लुसेन का सपोर्ट कर रही थी। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। वो रुका नहीं बल्कि और तिरस्कार से बोला, और आज से मेरी फैमिली की सभी दुकानों को आदेश है कि फैनेज को रिफाइनमेंट लिक्विड या पिल्स नहीं बेची जाएंगी। मेरी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गई। मैंने लिखा, इंशानन, उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। वो जोर से हंस पड़ा। पछतावा तुम्हें छोड़कर यंग मास्टर लू का साथ देना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला है। ये सुनते ही पूरी भीड़ हंस पड़ी। मैंने बस उसे गहराई से देखा और चुपचाप वहां से चला गया। तमाशा खत्म होते ही बाकी लोग भी धीरे धीरे चले गए। जियान मैंजिन लौटते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तुरंत स्प्रिंग ब्रश ट्रू सूत्र खोलकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शायद सुप्रीम वॉइड एंशिएंट ट्री ने मेरे शरीर को बदल दिया था, क्योंकि इतनी गहरी हाई येलो ग्रेड टेक्निक मुझे बहुत आसानी से समझ आने लगी। जल्दी ही चारों दिशाओं से इनविजिबल ऑनरा मेरे टेंटियन में आने लगी
और प्योर स्पिरिचुअल पावर में बदलने लगी। मैं बिना रुके पूरी रात कल्टीवेशन करता रहा, दुनिया की हर चीज भूल गया। अगली सुबह जब पहली सूरज की किरण कमरे में आई, तब मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे चेहरे पर खुशी की झलक थी। सिर्फ एक रात की कल्टीवेशन में मैं सफलतापूर्वक बॉडी रिफाइनमेंट के सेकंड लेयर तक पहुंच गया था। लेकिन ये अभी खुद को और जेन रूसू को बचाने के लिए काफी नहीं था। मुझे और ताकत चाहिए थी। जब मैंने दोबारा कल्टीवेशन करने की कोशिश की तो पता चला कि ओरा अब्सॉर्ब करने की स्पीड बहुत धीमी हो गई थी। बॉडी रिफाइनमेंट रेल में जितना ऊपर जाते हो, कल्टीवेशन उतनी धीमी होती जाती है। इसके लिए रिफाइनमेंट लिक्विड की जरूरत होती है, लेकिन वो बहुत महंगा था और इन फैमिली अब मुझे बेचने वाली नहीं थी। ये सोचकर मैं हल्का सा परेशान हुआ। तभी मैंने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। मरने से पहले पिता ने मुझे एक बॉक्स के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने 10 साल तक अपने साथ रखा था और अपनी कब्र के सामने दफन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सीड जर्मिनेट होने से पहले उसे मत खोलना। क्या उसमें मेरे लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं? तभी बगल वाले आंगन से जीएन रस चूहे की रोने जैसी आवाज आई। आंट चेन, ये इस महीने मेरे एंसेस्टर्स द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं। कृपया इन्हें मुझसे मत छीनिए। मैंने बाहर झांका और देखा कि चेन यनफन अपनी 2 पर्सनल मेड्स के साथ जियान रीसू को दीवार के पास दबाए खड़ी थी। दोनों मेड्स ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, जबकि चेनियन फैन उसके कपड़ों से जबरदस्ती एक बॉटल रिफाइनमेंट लिक्विड निकाल रही थी। उसका चेहरा हल्का ठंडा हो गया और चेनियन फैन ने तिरस्कार से कहा, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम ये रिफाइनमेंट लिक्विड उस बेकार फैन चेन को देने वाली थी। इतना कहकर उसने रिफाइनमेंट लिक्विड की बोतल जोर से जमीन पर पटक दी। कीमती रिफाइनमेंट लिक्विड पूरे जमीन पर फैल गया और मिट्टी में मिल गया। चियान रीसू घबराकर दोनों मेड़ों की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। जैसे ही वो छूटी, तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उस मिट्टी को अपने हाथों से समेटने लगी जो स्पिरिचुअल लिक्विड में भीग चुकी थी। वो कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा लिक्विड ही बचा ले, लेकिन लिक्विड और मिट्टी पूरी तरह मिल चुके थे। अब कुछ भी बचाना बेकार था। ये देखकर उसकी शांत प्रकृति भी टूट गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रोते हुए बोली, शाओ चैन पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, आप लोग उसे इतना क्यों सताते हैं? चैन फन ने बेपरवाही से हाथ छाड़े और कहा, कौन उसे परेशान कर रहा है? ये रिफाइनमेंट लिक्विड हमारी जान फैमिली की है। अगर उसमें हिम्मत है तो खुद जाकर कमा ले। अगर उसे एक औरत से छुपकर रिसोर्सेज लेने पड़ रहे हैं तो हमारी जेनमेशन ही नहीं, सड़क का भिखारी भी उस पर थूकेगा। चलो, इतना कहकर वो संतुष्ट होकर इतराती हुई चली गई। जेन रोज जमीन पर बैठी रही, पूरी तरह बेबस। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और भी ज्यादा रोते हुए बोली, माफ करना शाओ चेन, मैं सच में बहुत बेकार हूँ। अगर मैं थोड़ा और सावधान होती तो चैन फन को पता नहीं चलता। मैंने उसकी पतली पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, पगली, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूँ? चिंता मत करो, रिफाइनमेंट लिक्विड का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तुम जाकर आराम करो और मेरी खबर का इंतजार करना। इतना कहकर मैं जल्दी से जियान मनसियन छोड़कर बाहर फैसान इलाके में पहुंच गया। अपने पिता की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठते हुए मैंने कागजी पैसे और अगरबत्तियां जलाई और धीरे से कहा, पिता, आपका बेटा, ये नालायक बेटा आपसे मिलने आया है। मेरे दिमाग में पिता के साथ बिताए साल घूमने लगे। वो बहुत कम बोलते थे और शराब पीना पसंद करते थे। नशे में होते तो आसमान को गालियां देते जैसे किसी अन्याय का गुस्सा निकाल रहे हो, और होश में होते तो चांद को देखकर चुपचाप रोते रहते। लेकिन चाहे वो नशे में हो या होश में, जब भी मुझे देखते थे उनकी आंखें हमेशा बेहद नरम होती थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिता, मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन जियान लुवाई से नहीं, बल्कि जियान रसुए से, वही लड़की जिसे आप पसंद करते थे। आपने कहा था कि वही मेरे लिए सबसे सही पत्नी होगी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो बहुत समझदार है। ये कहते कहते मैं मुस्कुराया, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप जिंदा होते तो बहुत खुश होते। जब हमारी शादी होगी तो मैं उसे जरूर आपसे मिलाने लाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा गिल्ट महसूस करते हुए कहा, लेकिन आपके बेटे को एक छोटी सी समस्या है। मुझे वो बॉक्स खोलना पड़ेगा जो आपने छोड़ा था। आपकी शांति भंग करने के लिए माफ कर दीजिए। मैंने कई बार झुककर माफी मांगी और फिर फावड़ा उठाकर कब्र के सामने की जमीन खोदने लगा।
करीब 3 फीट नीचे जाकर मुझे आखिर एक काला बरियल बॉक्स मिला। जो है कि बात थी कि बिल्कुल भी सड़ा नहीं था। मैंने उसे उठाया और हैरानी से देखा। इतने साल जमीन में रहने के बावजूद उस पर समय का कोई असर नहीं था। मैंने उसका स्विच घुमाया और क्लिक की आवाजें आई। वो बॉक्स जिसे मेरे पिता ने 15 साल तक संभाल कर रखा था, लेकिन कभी नहीं खुला, आखिर आज खुल गया। जैसे ही बॉक्स खुला मेरी आंखें चौड़ी हो गई। अंदर 2 जेट बॉटल्स रखी थी जिनमें एमल ग्रीन स्पिरिचुअल लिक्विड भरा हुआ था। ये मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड था। मैं बेहद खुश हो गया। ये 2 बॉटल्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी हल कर सकती थी। मैंने बॉटल्स उठाई और तभी देखा कि नीचे एक लेटर और एक बम्बू स्क्रोल भी रखा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से लेटर खोला और अंदर पिता की हैंडराइटिंग देखकर मेरी आंखें भर आई। शाओचे, ये 2 बॉटल्स मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड तुम्हें तुम्हारा करंट बॉटल नेक पार करने में मदद करेंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी नीचे रखा बम्बू स्क्रोल है। ये तुम्हारे पिता की बनाई ऑर्डिनरी ग्रेड सोल आर्ट है। मेरी अधूरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ बेसिक समझने दिया और मैं मुश्किल से 2 स्टार सोल मास्टर बन पाया। उम्मीद है मेरा बेटा मुझसे आगे जाएगा और ऐसा महान सोल मास्टर बनेगा जो आसमान और धरती के बीच अड़े खड़ा रहे। तभी तुम्हारे पास खुद को बचाने की ताकत होगी। और आखिर में ये बेरियल बॉक्स तुम्हारी माँ ने छोड़ा था। उसने कहा था कि जब तुम 5 स्टार सोल मास्टर बन जाओगे तब तुम इस बॉक्स की हिडन लेयर खोल पाओगे। मैं उस हिडन लेयर को कभी नहीं खोल पाया। यही मेरी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा रही। आगे बढ़ो मेरे बेटे। आंसुओं की बूंदें लेटर पर गिरने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे पिता आखिरी बार मेरे सामने मुस्कुराकर विदा ले रहे हो। पिता, मैंने आंसू पोंछे और लेटर को बहुत संभाल कर रख लिया। मेरा दिल भावनाओं से भर चुका था। मुझे आज पता चला कि मेरे पिता कभी 2 स्टार सोल मास्टर थे। सोल मास्टर्स इस दुनिया की सबसे सम्मानित प्रोफेशन माने जाते थे। उनके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल सोल पावर होती थी और वे अनगिनत रहस्यमयी स्पिरिचुअल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते थे। इतना ही नहीं, वॉरियर्स के लिए जरूरी स्पिरिचुअल एलेक्सर्स भी वही बनाते थे। मल मेडिसिन से अलग कल्चरेशन एलेक्सर्स अलग अलग स्पिरिचुअल हब से बनाए जाते थे। ये हब्स सालों तक पहाड़ों की गहराई में ओनरा अब्सॉर्ब करते थे, लेकिन साथ ही उनमें इम्प्यूरिटीज भी जमा हो जाती थी। उन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए बेहद शक्तिशाली सोल पावर चाहिए होती थी। इसलिए सोल मास्टर सिर्फ रहस्यमय एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि सबसे कीमती अल्केमिस्ट्स भी थे। यही वजह थी कि लुसन सिटी की इन फैमिली सिर्फ इसलिए सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली बन गई क्योंकि उनकी हर जनरेशन को एंसेस्ट्रल रेलिक हेवनली फर्नेस विरासत में मिलता था। एक ऐसा ट्रेजर जो थोड़ी देर के लिए किसी इंसान की सोल पावर बढ़ा सकता था और उसे लगभग सोल मास्टर अप्रेंटिस लेवल तक पहुंचा देता था। सिर्फ इसी रिलिक की वजह से उनका परिवार पूरी लुसियन सिटी पर राज करता था। अगर वे जोर से पैर पटकते तो पूरी सिटी 3 बार कांप जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि असली सोल मास्टर कितना डरावना होता है। मैंने आखिर बम्बू स्क्रोल खोला। उसके अंदर अजीब तरह के मुड़े तोड़े सिंबल्स लिखे थे। पहली नजर में तो वे चाइनीज कैरेक्टर्स भी नहीं लग रहे थे। जितना ज्यादा मैं उन अजीब अक्षरों को देखता गया उतना ही मेरा सिर चकराने लगा। ऊपर लिखा था तैसू अपर चैप्टर लेखक सोया दन 8 स्टार सोल मास्टर। उसके नीचे लिखा था जिन लोगों की सोल पावर मजबूत होगी वही इन अक्षरों को समझ पाएंगे, वरना उन्हें भयानक सिर दर्द होगा और गंभीर स्थिति में उनकी सोल भी नष्ट हो सकती है। सावधानी से अभ्यास करें। तब मुझे समझ आया कि ये अक्षर आंखों से नहीं सोल से पढ़े जाते हैं और मैं इन्हें समझ पा रहा था। इसका मतलब मेरी सोल आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी और मेरे पास सोल मास्टर बनने की योग्यता थी। ये सोचकर मैं बेहद खुश हो गया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता गया, लेकिन कुछ देर बाद मेरा सिर बुरी तरह दर्द करने लगा और मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं तुरंत पिता की कब्र के सामने पालथी मारकर बैठ गया और जो कुछ पढ़ा था उसे मन ही मन समझने लगा। जैसे मैंने पहले स्प्रिंग ब्रीच ट्रू सूत्र सीखी थी, उसी तरह इस टेक्निक को समझना भी मेरे लिए हैरानीजनक रूप से आसान था। थोड़ी ही देर में मैंने आंखें खोली और उनमें उत्साह था। लगता था कि मैंने सोल पावर इस्तेमाल करने के कुछ बेसिक मेथड्स सीख लिए थे। मैंने सामने रखी मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड की 2 बॉटल्स की तरफ देखा। एक बोतल तुरंत पी ली और दूसरी जेब में रख ली। जैसे ही पावरफुल मेडिसिनल एनर्जी मेरे शरीर में घुसी,
मेरे अंदर स्पिरिचुअल ओरा उफान मारने लगी। मैंने तुरंत कल्टीवेशन शुरू कर दी और उस एनर्जी को लालच से अब्सॉर्ब करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे शरीर के अंदर गहरी कंपन हुई और मैंने आंखें खोल दी। मैं बॉडी टपरिंग की तीसरी लेयर तक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड का इफेक्ट इतना जबरदस्त है, तो फिर हाई ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड कितने डरावने होंगे। मैंने पिता की कब्र के सामने खोदा हुआ गड्ढा वापस भर दिया, उनकी कब्र को झुककर प्रणाम किया और फिर शहर लौट आया। लेकिन मैं सीधे जियान फैमिली नहीं गया। मैं इमोर्टल फ्लो सिटी की दूसरी सबसे बड़ी एल्कमी फैमिली वान फैमिली की दुकान ट्रेजर पवेलियन पहुंचा, जिसका बिजनेस अब गिर रहा था। वान फैमिली के पास इन फैमिली जैसा सोल पावर बढ़ाने वाला ट्रेजर नहीं था, इसलिए वे सिर्फ बहुत घटिया प्रोडक्ट्स बना पाते थे और उनका बिजनेस इन फैमिली से काफी कमजोर था। वहां पहुंचकर मैंने ढीला काला रोब पहना, मास्क लगाया और दुकान के अंदर गया। ट्रेजर पवेलियन का मैनेजर आलस से कुर्सी पर लेटा दुकान संभाल रहा था। उसने सुस्त आवाज में पूछा, सर क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, मैं खरीदने नहीं आया। मैनेजर ने हैरानी से मुझे देखा। तो क्या आपके पास कोई हेवनली मटेरियल है बेचने के लिए? मैंने फिर सिर हिलाया। वो भी नहीं। मैनेजर चिढ़ गया और बोला, ये व्यापार की जगह है, ना खरीदना ना बेचना, तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मैंने अपनी जेब से मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड निकाली और काउंटर पर रख दी। इसे सामान के बदले बदलना है। मैनेजर ने बोतल देखी और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें शौक से फैल गई। वो तुरंत कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाया, ये मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड है। 10 साल हो गए मैंने फिर से मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड देखी है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि उसका मेरे प्रति व्यवहार तुरंत सम्मान से भर गया। जल्दी जल्दी इस सम्मानित मेहमान के लिए सबसे अच्छी चाय लाओ। मैं थोड़ा चौंक गया। क्या 10 साल पहले भी मेरे पिता ने ही ऐसा रिफाइनमेंट लिक्विड बेचा था? मैंने ठंडी आवाज में कहा, चाय की जरूरत नहीं, मैं कुछ मटेरियल्स लेना चाहता हूँ। तुम्हारी दुकान कितना दे सकती है? मैंने काउंटर पर रखी कलम उठाई और रिफाइनमेंट लिक्विड बनाने के मटेरियल्स की लिस्ट लिख दी। लिस्ट देखते ही मैनेजर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी आवाज सम्मान से भर गई। वो लगभग झुकते हुए बोला, महाशय क्या आप सोल मास्टर हैं? पूरी इमोर्टल फ्लो सिटी में इंचानन के अलावा कोई भी रिफाइनमेंट लिक्विड मटेरियल्स नहीं खरीदता जब तक कि वो सोल मास्टर ना हो। मेरी आवाज ठंडी हो गई। तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो। मैनेजर डर गया और तुरंत खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, इस छोटे आदमी ने ज्यादा बोल दिया, कृपया माफ कर दीजिए। अगर मैं सच में सोल मास्टर था तो वो 10 जिंदगियों में भी मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने कहा, बकवास बंद करो, बताओ कितना एक्सचेंज कर सकते हो? मैनेजर बोला, मार्केट प्राइस के हिसाब से एक बॉटल मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड की कीमत 10,000 सिल्वर टेल्स है। रिफाइनमेंट मटेरियल्स की एक सेट 1,000 सिल्वर टेल्स की पड़ती है, तो हम आपको 10 सेट्स दे सकते हैं। फिर उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, लेकिन अगर भविष्य में आपके पास और रिफाइनमेंट लिक्विड हो और आप हमें बेचे तो मैं फैसला लेकर आपको 11 सेट्स दे सकता हूँ। मैं अंदर से खुश हो गया। एक बोतल की कीमत 10,000 सिल्वर टेल्स, जबकि लो ग्रेड की सिर्फ 5,000 होती है। लेकिन उसके इफेक्ट को देखकर ये 2 गुनी कीमत पूरी तरह सही थी। मैंने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। मैनेजर खुशी से झूम उठा और तुरंत 11 सेट्स मटेरियल्स मेरे सामने रख दिए। हाथ रगड़ते हुए उसने कहा, महाशय कल लुशन सिटी की अल्कमी एक्सिबिशन है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट लिक्विड हो तो कृपया वहां हमें बेच दीजिए, ताकि वॉन फैमिली थोड़ी इज्जत बचा सके। उसकी लगभग भीख मांगती हुई एक्सप्रेशन देखकर मैंने हल्का सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। ट्रेजर पवेलियन छोड़ने के बाद मैंने कंफर्म किया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। फिर एक सुनसान गली में जाकर डिस्गाइज उतारा और सामान्य रूप से सड़क पर लौट आया। मैं कुछ ही कदम चला था कि अचानक किसी की मजाक उड़ाती आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ये कौन है? मैंने देखा, लसन घोड़े पर बैठा हुआ था। चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसके बगल में इंचानन भी था। दोनों ने मुझे देखा और घोड़े रोक दिए। लुसन ने पास के ट्रेजर पवेलियन की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ा। पेट्रियर्किन कुछ लोग अभी भी सपना देख रहे हैं कि उन्हें लो ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड मिल जाएगी। इनन ने मुझे तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पूरे ल्यूजन सिटी में मेरी इन फैमिली के अलावा कहीं रिफाइनमेंट लिक्विड नहीं मिलती। अगर तुम ट्रेजर पवेलियन में इसे मांगने गए थे तो तुम गलत जगह आ गए। फिर लुसेन हंसते हुए बोला, उनसे भीख मांगने से अच्छा है मुझसे भीख मांग लो। शायद मैं तुम्हें रिफाइनमेंट लिक्विड दे दूं।
या फिर मुझसे ये मांग लो कि मैं तुम्हारी फियांस को छोड़ दूं। दोनों जोर जोर से हंसते हुए घोड़ों पर आगे बढ़ गए, जबकि इंचानन जाते जाते मुझे तिरछी नजरों से घूरता रहा। दुनिया को नष्ट करने वाले अल्केमी लिक्विड के बारे में भूल जाओ। जब तक मैं इंचानन यहाँ हूँ, तुम अपनी पूरी जिंदगी में अल्केमी लिक्विड की एक बूंद भी पाने के बारे में सोच नहीं सकते। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ी मारी और उसे पकड़ने निकल पड़ा। मैंने बस कंधे उचका दिए। लो ग्रेड अल्केमी लिक्विड तो कुत्ते भी नहीं चाहते। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि यंग मिस हान वैन सिलेंडन ट्रेजर गैलरी में दाखिल हुई। दुकानदार डर और सम्मान से भरे चेहरे के साथ झुक गया। यंग मिस, मामला वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको बताया था। हांसलिन की आंखें बेहद तेज थी। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने किसी को उसकी पहचान पता करने भेजा था? दुकानदार का शरीर कांप उठा। ये बूढ़ा नौकर ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? सोल मास्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके सौभाग्यपूर्ण मौकों की जासूसी करे। अगर हम उन्हें नाराज कर दें तो क्या हम हैंग परिवार पर मुसीबत नहीं लाएंगे? हांसलिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने राहत की सांस ली। फिलहाल मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बहुत अच्छा, तुमने इस मामले को बेहद सही तरीके से संभाला। तुमने उस सोल मास्टर को पर्याप्त फायदे दिए, रिश्ता भी बेहतर किया और जरा भी लापरवाही नहीं की। आगे हमारी वैन फैमिली उस सोल मास्टर को अपने पक्ष में कर पाएगी या नहीं, ये पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर वो प्रदर्शनी में हमें कुछ मिड ग्रेड अल्केमी लिक्विड दे सके तो हम मशहूर हो जाएंगे और साथ ही इन फैमिली से मुकाबला भी कर पाएंगे। जैसे ही मैं हन मिशन वापस लौटा, मैंने अंदर पूरा हंगामा देखा। ढूंढो, ध्यान से ढूंढो, चाहे जमीन 3 फीट नीचे तक क्यों ना खोदनी पड़े, जीन रीसू को ढूंढ कर लाओ। क्या? कान्हा ने रीसू गायब हो गई। मेरा दिल घबराहट से भर गया। तुरंत एक बुरा ख्याल आया। क्या वो बेवकूफ लड़की अकेले ही हेवनली ट्रेजर्स और कीमती मटेरियल्स ढूंढने निकल गई ताकि अपना रियलम तोड़ सके? अंधेरा होने वाला था और वो अब तक वापस नहीं आई थी। हो सकता है वो किसी खतरे में पड़ गई हो। मैंने देर करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुरंत शहर के गेट से बाहर भागा और मिस्टी क्लाउड माउंटेन्स की तरफ दौड़ा, वही जगह जहां हेवनली ट्रेजर्स और कीमती मटेरियल्स मिलने की सबसे ज्यादा संभावना थी। मिस्टी क्लाउड माउंटेन्स की एक खाई के किनारे सीने पर चमगादड़ के निशान खड़े हुए 3 ताकतवर आदमी ज़ेन रुसू को क्रूर नजरों से देख रहे थे। वो अपने पैरों के नीचे की बेलों को पकड़कर हवा में लटकी हुई थी। लंबे समय तक ऐसे लटके रहने की वजह से उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सुंदरी जैन, अब संघर्ष करना बंद कर दो वरना नीचे गिरकर मांस का ढेर बन जाओगी। आगे खड़े आदमी ने हंट चाटते हुए कहा। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, चलो जल्दी ऊपर आ जाओ। हर दुश्मनी की जड़ होती है और हर कर्ज का मालिक होता है। हम बस तुम्हें लुसन का जुए का कर्ज चुकाने के लिए पकड़ रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए भी उनकी लालची निगाहें एक पल के लिए भी नहीं हट रही थी। अगर आकर्षक शरीर वाली ज़ेन रजू उनके हाथ लग जाती तो अंजाम सोचना भी मुश्किल था। ज़ेन रसुए ने दांत खींचकर एक एक शब्द बोलते हुए कहा, सपने में भी मत सोचना। आगे वाला आदमी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। उसे ऊपर खींचो। उसे विश्वास नहीं था कि ज़ेन रुजू सच में खुद को छोड़कर इस अथाह खाई में कूद जाएगी। बाकी 2 आदमी तुरंत आगे बढ़े बेलों को पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगे। चैन रीसू को लगा कि वो खाई के किनारे के और करीब आ रही है। वो निराश हो गई। जैसे ही उसने खुद को छोड़कर गिरने का फैसला किया, तभी दूर से तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख गूंजी। बेल खींच रहे आदमियों में से एक को अचानक लात मारकर अथाह खाई में गिरा दिया गया। उसकी काली परछाई लगातार चीखते हुए धुंध में गायब हो गई। बचे हुए 2 आदमी गुस्से में पलटे और नए आए व्यक्ति से लड़ने लगे। ज्यादा समय नहीं लगा और एक और आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी आदमी डर के मारे लड़खड़ाता हुआ भाग गया और कमजोर लेकिन धमकी भरी आवाज में चिल्लाया, स्नो फ्लोटिंग पैलेस के लोगों को मारने की हिम्मत की है। तुम मर चुके हो। तुम पूरी तरह खत्म हो। काना ने रसू हैरान रह गई। कौन आया? आखिर स्नो फ्लोटिंग पैलेस के इन 3 लोगों में से 1/3 लेयर ऑफ रिफाइनमेंट में था और बाकी 2 सेकंड लेयर ऑफ रिफाइनमेंट में थे। तभी खाई के किनारे से एक सिर बाहर आया। कान्हा ने रीसू ने देखा और तुरंत स्तब्ध रह गई। शाओ चैन मैंने हाथ बढ़ाया और उसे एक झटके में ऊपर खींच लिया।
नीचे देखा तो उसकी हथेलियां फट चुकी थी और बहता हुआ खून उस स्पिरिचुअल ग्रास को लाल कर रहा था जिसे वो कसकर पकड़े हुई थी। ज्यादा दबाने की वजह से वो स्पिरिचुअल ग्रास भी टेढ़ी हो चुकी थी और उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मेरा दिल भावनाओं से भर गया। मैंने उसे धीरे से गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, भविष्य में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना। चेन रस्सू मेरे सीने से लग गई। उसे इस बात का अफसोस था कि वो मेरी मदद नहीं कर सकी, लेकिन साथ ही इस बात की मिठास भी थी कि मैं उसे इतना महत्व देता हूँ तो मैं फैन चैन के दिल में इतनी महत्वपूर्ण हूँ। मैंने उसे शांत किया। फिर मैं जमीन पर पड़े स्नो फ्लोटिंग पैलेस के लोगों की लाशों की तरफ मुड़ा। मेरे मन में एक विचार आया। मैं झुका और थोड़ी देर टटोलने के बाद एक लाश से एक टोकन निकाला। वो सच में स्नो फ्लोटिंग पैलेस का टोकन था। सिटी लॉर्ड मैंशन पहले ही इन पर इनाम घोषित